हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग्स मैंने बनाया हुआ है। और साथ साथ ये भी प्रयास किया हुआ है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी एक साथ में ही लेकर के चला जाए, ताकि जितने भी ग्लैंड्स हम लोग ख़त्म करते चलें उतनी सारी की सारी ग्लैंड से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते चले। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपोथैलेमस। मेनली हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा हुआ था वो हमारा था एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी पूर्णतः जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज हम लोग दूसरे टॉपिक पर आएंगे जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इस एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग सबसे पहले जो ग्लैंड डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस को। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जो डक्ट होती है वो अपने को देखने को मिलती है कि नहीं पाई जाती है। दूसरी बात यहाँ से देखने को मिलती है कि यहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड में प्योर किए जाते हैं। और ब्लड में प्योर किए जाने के साथ देखने को मिलते हैं कि वो अपने टारगेट आर्गन तक जाते हैं, और टारगेट आर्गन तक जाने के बाद में क्या करते हैं, वो अपने बॉडी फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म्स करते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हमारी कैसी ग्लैंड होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। दूसरी बात ये हो गई कि ये हमारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तीसरी बात ये हो गई कि यहाँ से जो उसका सिक्रेशंस होता है वो वाया विदाउट डक्ट होता है, और ब्लड के साथ में क्या होता है, ये रेगुलेट होता है। अब उसके बाद अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनको दो पार्ट में क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसमें दो पार्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, जिसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर में बात करेंगे तो पहली जो आएगी वो हमारी पीनियल होगी, फिर उसके बाद हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, फिर थायराइड होती है, फिर पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है, फिर हमारी थाइमस होती है, और उसके बाद देखने को मिलता है कि हमारी जो ग्लैंड्स आती है उसको हम लोग नाम देते हैं एड्रीनल, और लास्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीनियल ग्लैंड सबसे पहले आती है। कितनी तरह की ग्लैंड्स होती है, ये बीपीएससी जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें इसका अरेंजमेंट ही पूछ लिया था कि इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। उसके बाद अपने को देखने को मिलता है कि हमारी नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला किडनी होता है, दूसरा लीवर। ऑलरेडी हम लोग इसको एक्सोक्राइन में पढ़ चुके हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। अगली जो बात होती है वो हमारा हार्ट होता है। उसके बाद हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर जो हमारा स्टमक होता है इसमें देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर जो होती है वो हमारी क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है। मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों का एसोसिएशन जो होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता है। और लास्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। तो इस तरह से एक किडनी हो गई, दूसरा हमारा हार्ट हो गया, तीसरा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, और जो लास्ट हो गया वो हमारा प्लेसेंटा हो गया। इसी के बिहाफ पर अब हम लोग जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स होती है जिस ग्लैंड को हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स बोलते हैं, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स क्या होती है। तो अगर हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि मास्टर ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। और एक ख़ास बात ये भी देखने को मिलती है कि जो बेसल पार्ट होता है हमारा डायनसेफ्लॉन का, ये यहाँ पर देखने को मिलती है कि पाई जाती है। इट मीन्स जो बेसल पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन का वहाँ पर देखने को मिला, या उसके बेस रीजन पर क्या होता है, देखने को मिलता है कि हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है। अभी हम इन सारी चीज़ों का फिगर आपको बताते हैं कि कहाँ पर हमारी डायनसेफ्लॉन होती है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए कि ये हमारी क्या होती है,
आप इस फिगर में देखिए कि ये पूरा का पूरा डायनसेफ्लॉन का रीजन है। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये डायनसेफ्लॉन का पार्ट है। ये डायनसेफ्लॉन का रीजन से इतना पूरा का पूरा पार्ट। अब जो डायनसेफ्लॉन का पार्ट है उसका जो यहाँ पर ये बेस देखने को मिल रहा है, इसका जो बेसल पार्ट देखने को मिल रहा है, इसके बेसल पार्ट पे देखने को मिलता है कि हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो पाई जाती है। मतलब इसका जो बेस रीजन होता है, इस बेस रीजन पर देखने को मिला कि हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड से वो पाई गई। और इसी बेस रीजन से क्या होता है, हमारी देखने को मिलता है हाइपोफाइशियल स्टॉक के थ्रू से हमारी एक ग्लैंड और अटैच होती है, जिस ग्लैंड को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एक तरह की बोन होती है, जिस बोन को हम लोग नाम देते हैं स्फिनोइड बोन। तो ये बोन जो होती है, इस बोन को हम लोग स्फिनोइड बोन बोलते हैं। ये स्फिनोइड बोन होती है जो यहाँ पर पाई जाती है। और इसके बीच का जो ये स्पेस देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं सेला टार्सिका। ये सेला टार्सिका क्या होता है, एक गड्ढी नुमा संरचना होता है, जो इसका होल होता है उसको सेला टार्सिका बोलते हैं। और जिस हड्डी के बीच में, जिस बोन के बीच में ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं स्फिनोइड बोन का नाम देते हैं। तो ये तो था डायनसेफ्लॉन का पार्ट। और जो डायनसेफ्लॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए मैंने दिखाया है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो डायनसेफ्लॉन का पार्ट है। और डायनसेफ्लॉन के बीच में एक कैविटी भी देखने को मिल रही है, जिस कैविटी को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कि हमारी जो कैविटी होती है वो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है। थर्ड वेंट्रिकल्स होता है ब्रेन का, जिसको हम लोग डायोसिल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वेंट्रिकल्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो हमारा हार्ट में ही होता है। वेंट्रिकल्स जो होता है वो हमारा ब्रेन में भी पाया जाता है। जैसे देखने को मिलता है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो वेंट्रिकल्स होता है वो जो होता है सेरिब्रम रीजन में देखने को मिलता है। जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है वो डायनसेफ्लॉन रीजन में देखने को मिलता है। जो फोर्थ वेंट्रिकल्स अपने को देखने को मिलता है, जो मिड ब्रेन का पार्ट होता है, यहाँ पर होता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं पैरासील का। जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डायोसील का। जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मेटासील का। तो यहाँ पर देखने को मिल गया है कि हमारा पूरा का पूरा जो स्पेसियस पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक वेंट्रिकल्स रीजन्स होता है, एक कैविटी होती है जिसको डायोसिल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पीनियल स्टाक होता है, इसी पीनियल स्टाक को हम लोग एपिथैलेमस या एपिफाइसिस स्टाक बोलते हैं, जहाँ से हमारी पीनियल ग्लैंड क्या होती है, अटैच होती है। यहाँ पर इनफंडिबुलम के थ्रू से दिखाया गया है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, अटैच होती है। और ये इसका बेसल पार्ट दिखाया गया है, जिस बेसल पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हमारा क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है। अब उस पर देखने को मिल रहा है कि इसका जो बेस कहलाया है, उस बेस को हम लोगों ने जो नाम दिया है वो हाइपोथैलेमस का नाम दिया। यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे एक ब्रेन के पार्ट को दिखाया गया है। और इस ब्रेन के पार्ट में यहाँ पर दिखाया गया कि जहाँ पर हमारा क्या होता है, सेरेब्रम रीजन्स होता है, वहाँ के बिल्कुल सेंट्रल रीजन में क्या होता है, हमारा देखने को मिलता है कि पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। और उसका जो सबसे मिड ब्रेन का पार्ट होता है, उसके मिड ब्रेन के पार्ट से जो हमारा अटैच होता है स्पाइनल कार्ड, वहाँ पर हमारा होता है हाइपोथैलेमस, जहाँ से अटैच होती है हमारी क्या, एक तरह की ग्लैंड जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और उसी के जस्ट बिलो देखने को मिलता है कि हमारे क्या होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, जिसमें जो अपर पार्ट होता है इस तरह से, उसको हम लोगों ने एंटीरियर का नाम दिया। और इसके जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोगों ने जो नाम दिया था वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का नाम दिया। इस तरह से अपने को देखने को मिला कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, डायनसेफ्लॉन के रीजन्स में। डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट होता है, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो पाया जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि हमारा डायनसेफ्लॉन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर डायनसेफ्लॉन की बात करते हैं कि जो हमारा डायनसेफ्लॉन होता है, इसका अपर पार्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। लोअर पार्ट जो होता है उसको अपर पार्ट जो होता है उसको एपिथैलेमस बोलते हैं। लोअर पार्ट को हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि इसके बीच में एक तरह की कैविटी पाई जाती है, जिस कैविटी को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं डायोसिल कैविटी का नाम देते हैं। तो यही इन केस में यहाँ पर दिखाया गया है कि जो हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन में अब ये हमारा फोर ब्रेन के रीजन में क्या होता है, डायनसेफ्लॉन पाया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों?
मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये टू कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ऐसा जो है ये पीजीटी 2010 का जो क्वेश्चन हुआ था, यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि वो ऐसी इन विच ग्लैंड विच कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कौन सी ग्लैंड होती है जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती हैं। तो उसमें हमारी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस होती है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इट मीन्स ये मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम करती है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, जिस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियाई होता है। अगर हम लोग यहाँ पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की बात करें कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हमारी कैसी होती हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि ये हमारी क्या होती हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या नाम देते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यहाँ से जो पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज होता है, इस हार्मोन्स को हम लोग न्यूरो हार्मोन्स का नाम देते हैं। ये हमारा जो होता है वो न्यूरो हार्मोन्स कहलाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारा न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। किसको रिलीज़ करती हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो नर्वस सिस्टम का और साथ ही साथ जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उन दोनों के बीच की क्या होता है, ये कनेक्टिव लिंक होता है। दोनों के बीच का क्या होता है, ये कनेक्टिव लिंक कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूरो लिखा गया, तो न्यूरो जो हो गया वो नर्वस सिस्टम से हो गया और हार्मोन्स जो हो गया वो एंडोक्राइन सिस्टम का हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। इसको कम्प्लीटली हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों से क्या होता है, मिल करके बना हुआ होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि हम डायनसेफ्लॉन की बात करें, तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि डायनसेफ्लॉन का जो अपर पार्ट होता है वो एपिथैलेमस कहलाता है। इसका जो लोअर पार्ट होता है या जो लोअर सरफेस होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। और इसमें एक थर्ड वेंट्रिकल्स पाया जाता है, जिस थर्ड वेंट्रिकल्स को हम लोग यहाँ पर डायोसिल कैविटी का नाम देते हैं। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, उस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस फिगर को देखें कि ये हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ पर दिखाया गया कि ये हमारी एडेनोहाइपोफाइसिस होती है। ये एडेनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट है। ये एडेनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट है। तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस को ही पिट्यूटरी को पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बोलते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बोलते हैं। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस में जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, इससे जो हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, जैसे अगर हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे तो दो हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन जो होता है उसको एडीएच, दूसरा हार्मोन जो होता है उसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ये दोनों तरह के जो पर्टिकुलर हमारे हार्मोन्स होते हैं उसको डायरेक्ट क्या करता है, हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसमें बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस में, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या होता है, यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशंस होता है। अगर पोर्टल सर्कुलेशंस की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशंस होता है, जिसमें पूरा का पूरा क्या होता है, एक ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। और इसमें देखने को मिलता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो वाया ब्लड की हेल्प से क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं। और वो हार्मोन्स फिर क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर आर्गन अथवा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। तो उसी के बिहाफ पर हम लोगों ने देखा कि ये डायरेक्ट क्या होता है, ये इसके न्यूरल कंट्रोल में होता है। अगली बात ये होता है कि जो हमारे हाइपोथैलेमस होते हैं, यहाँ से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर दोनों तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसमें देखने को मिलते हैं कि जो सर्टेन हार्मोन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ही होते हैं, पोस्टीरियर के नहीं होते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि पोस्टीरियर के क्यों नहीं होते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इसका जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, इसका जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस के पास में होता है। लेकिन जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में देखने को मिलता है कि इससे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग
मतलब दो तरह के हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन्स होता है RH और एक हमारा क्या होता है इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको IH बोलते हैं। ये दोनों तरह के हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी होते हैं, वो ब्लड के माध्यम से क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म्स करते हैं। अगर वो ब्लड के माध्यम से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर के, ना कि पोस्टीरियर के। अब यहाँ पर देखने को मिलता है, अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारे पिट्यूटरी कंट्रोल होते हैं उसमें सबसे मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है अथवा हमारे लीडर ग्लैंड होती है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के जो कंट्रोल में हमारी आती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड ही बोलते हैं। लेकिन जो हमारी मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रही है वो हमारी जो हमारी मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रही है वो हमारी कौन सी है, हाइपोथैलेमस, जिसके बिहाफ पर ये बोला गया कि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है वो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड अथवा इसी का एक नाम पड़ा जिसको हम लोगों ने नाम दिया सुपर मास्टर ग्लैंड का नाम दिया। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, उसमें दो तरह के हार्मोन्स थे। एक हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा हार्मोन है इनहिबिटिंग हार्मोन। जो हमारा रिलीजिंग हार्मोन्स होता है वो स्टिमुलेट करता है, ओवर एक्साइट करता है पिट्यूटरी हार्मोन को। जो हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और कौन कौन से क्या होते हैं, हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो 7 होते हैं, जो हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 3 होते हैं। इसमें कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स है, कौन कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन में सबसे पहला लिखा गया है कि क्या होता है, STH RH। STH RH का मतलब होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब जैसा हम लोग जानते भी हैं कि जो हमारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है उसी को दूसरे शब्दों में ग्रोथ हार्मोन का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे अब हमारी ग्रोथ है वो तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज क्या होगी, हमारी लंबाई बढ़ती रहेगी। वो एक समय के बाद क्या होती है, वो नियत अथवा कांस्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, केवल सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलती है। हमारी बॉडी की जो साइज होती है, जैसे लंबाई है, लंबाई तो एक समय के बाद में रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी का जो आकार होता है, जो शेप साइज होता है, वो फिर क्या होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। दूसरा जो होता है वो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, यहाँ से कोई इनहिबिटिंग हार्मोन्स नहीं होता है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ से भी कोई हार्मोन्स नहीं होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, यहाँ से भी कोई हार्मोन्स नहीं होता है इनहिबिट करने वाला। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ से भी कोई नहीं होता है। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, ये फीमेल की बॉडी में जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, मिल्क को सिक्रेट करती हैं। आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद में क्या होता है कि मेमरी ग्लैंड क्या करती है, वो मिल्क को सिक्रेट करती है, जिस समय क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, वो काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो मिल्क का सिक्रेशन से वो ऑलवेज लाइफ टाइम के लिए रहेगा, वो कुछ समय के लिए रहेगा। उसके बाद क्या होता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, वो इनहिबिट हो जाती है। सेम वैसे ही इन केस में देखने को मिलता है MSH हार्मोन, जिसको हम लोग मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इसमें भी इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, इसलिए क्योंकि अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमन की बॉडी में क्या होगा, वो ज़्यादा डार्कर मेलानिन का सिंथेसाइज होगा। अगर उसकी सिंथेसिस कम होगी तो लाइटर उसमें क्या होती है, मेलानिन की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसमें भी क्या होते हैं, इनहिबिटिंग। इस तरह से देखने को मिला कि केवल 3 रहा, एक हमारा STH रहा, एक हमारा PREL रहा और एक हमारा जो रहा वो MESH। केवल 3 ऐसे होते हैं जिनमें देखने को मिलता है कि क्या होता है, इनहिबिटिंग की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। बाकी 4 ऐसे होते हैं, जो 4 यहाँ पर लिखे गए हैं, 4 ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखने को नहीं मिलती है। और मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी 2 लिए हैं ताकि हम समझ सकें कि इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स में क्या डिफरेंसेस और भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हम यहाँ पर हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज़ किया।
फिर ये कहाँ पर गया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर गया। फिर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने क्या किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या किया, स्टिमुलेट किया। फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड के पास में गया। फिर थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, अपने पर्टिकुलर हार्मोन जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को क्या किया, उसने रिलीज़ किया। एक मैंने इनहिबिटिंग का भी ऐसे ही सेम मेंशंस किया हुआ है कि ये हमारा क्या होता है। इनहिबिटिंग की बात करें कि जो हमारा इनहिबिटिंग होता है उसमें क्या हम लोग देख सकते हैं, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिटिंग हार्मोन को किया। अब इसके अंदर इनहिबिटिंग की प्रॉपर्टीज होती है, ये भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास में गया। लेकिन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास में गया तो यहाँ से अब किसी भी प्रकार का कोई भी जो स्पेसिफिक हमारा हार्मोन्स होता है वो यहाँ से रिलीज नहीं हुआ, मतलब वो वहीं पर कुछ ही समय के लिए रहा, उसके बाद क्या हो गया, उसकी एक्टिविटीज जो रही वो क्या हो गई, वहाँ पर इनहिबिट हो गई। अब उसके बाद हम लोग और भी आगे चलते हैं और देखते हैं अगले पार्ट में। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर पास्ड टू एक्सॉन आर रिलीज थ्रू दियर नर्व एंडिंग। यहाँ पर एक फिगर मैंने बनाया हुआ जिसमें आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पूरा का पूरा हमारे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर्स है, जिसमें हमारी ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं और ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, और ये हमारा क्या होता है, एक्सॉन का पार्ट होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमारी नर्व एंडिंग होती है और इस नर्व एंडिंग से क्या होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो भी स्पेशली किसके लिए, जो हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं उनके लिए। अब यहाँ से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है ADH होता है, एक जो हमारा हार्मोन्स होता है उस हार्मोन को हम लोग जो नाम देते हैं वो ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ADH हार्मोन जो होता है उसको हम लोग एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और जो दूसरा हार्मोन्स होता है उस हार्मोन को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम देते हैं। अब कुछ मैंने यहाँ पर नोट्स के रूप में लिखे गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला ADH हार्मोन अथवा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो पहला यहाँ पर लिखा गया ADH वो आर एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, और ये वैसोप्रेसिन जो होता है इस प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू से। सेम क्वेश्चन यही OR करके लिखा है ADH हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, कि ADH हार्मोन का सिंथेसाइजेशन कैसे होता है, तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये जो क्वेश्चन है वो RPSC 2013 में आपका पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है और वो ये होता है कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है उसी ऑक्सीटोसिन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, पिटोसिन का नाम देते हैं, या इसको पिट्रेसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से। क्वेश्चन पूछा गया था ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर सिक्रेटेड बाय, जो ऑक्सीटोसिन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ओवर न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए लिखा क्योंकि ये हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो TGT 2005 में क्या था, ये पूछा गया था कि अगर कहीं पर भी ये आए कि ADH हार्मोन आए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आए, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको ये समझना चाहिए कि इन केस में जो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हमारे हाइपोथैलेमस से, तो डेफिनेटली वहाँ से जो भी हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे वो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा ही क्या किए जाएंगे, कंट्रोल में किए जाएंगे। अगला मैंने एक सिंपल सा फिगर बनाई, इस फिगर को भी मैंने आपको अभी बताया भी था कि ये हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है, जिसमें दिखाया गया कि हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, ये हमारी हाइपोथैलेमस है। इसमें केवल एक जंक्शंस को दिखाने के लिए कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, उसको डायरेक्टली कंट्रोल में करती है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल में करता है। तो यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल में कर रहा है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो यहाँ से जो भी हार्मोन्स होंगे उनको भी क्या करेगा, ये कंट्रोल में करेगा। अब अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें देखने को मिलता है कि जो हमारा कनेक्शंस होता है वो पोर्टल कनेक्शंस होता है जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में होता है। हाइपोथैलेमस में जो दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में होता है, उसमें हाइपोफाइशियल ब्लड का सर्कुलेशंस होता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें आपका PGT 2010 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ऐसा पूछा गया था। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डायरेक्टली कंट्रोल, तो उसमें किसके कंट्रोल में थी, वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में थी। ये बात हम आपको कई बार रिपीट कर चुके हैं। उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस को भी लेकर के एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था।
पहली बात ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। दूसरी बात ये ईटिंग, जो खाना खाते हैं, जो ड्रिंकिंग पानी पीते हैं, उसको भी कंट्रोल करती है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। साथ ही साथ जो हमारा इमोशन होता है उसको कंट्रोल करती है, चाहे एक्साइटमेंट को लेकर के, चाहे लव को लेकर के, हेट को लेकर के, फियर को लेकर के, या किसी भी तरह के जो सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं उनको लेकर के भी क्या करती है, ये उसको कंट्रोल करती है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन रिएक्शन, कि जो हमारा इमोशन रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल में करने का कौन काम करती है, तो हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होती है, जो कि आपका आरपीएससी 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक मैंने आपको छोटा सा इसमें लिख दिया है कि ये किसका किसका सेंटर होता है। हाइपोथैलेमिक जो सेंटर होता है वो किन किन सारी चीज़ों का होता है, तो यहाँ से भी कभी कभी बहुत सा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एपिटाइट सेंटर होता है, ये थ्रस्ट का सेंटर होता है, सेटिस्फैक्ट्री सेंटर है, स्लीप सेंटर है, ड्रीम सेंटर है, लव सेंटर है, हेड सेंटर है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। उसके बाद आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है ये होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर्स होता है, जिसमें जो न्यूमोटैक्सिस सेंटर्स होता है ये देखने को मिलता है। तो हाइपोथैलेमस में इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलता है। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा कंप्लीट जो था वो हमारा किस पे था, हाइपोथैलेमस पे था, जो हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो अगला जो लेक्चर्स होगा, अगले लेक्चर्स में जो हम लोग सारी चीज़ों को लेंगे वो हाइपोथैलेमस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में केवल हम हाइपोथैलेमस पे ही चर्चा करना था कि ज़्यादा बड़ा आपका लेक्चर्स ना हो, तो उसी के रिगार्डिंग हमने आपको केवल हाइपोथैलेमस के ही बारे में बताया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की ये जो सारा वीडियो है जो भी हम आपको दे रहे हैं कंटेंट बेस पर, क्योंकि कई किताबों से कंटेंट को तैयार करके ये हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप किए जाएं, और प्रयास ये कर रहे हैं कि आप अगर इन सारी चीज़ों को एक साथ में अगर कंटेंट को इकट्ठा कर ले रहे हैं और एक साथ में लिख दे रहे हैं, तो मेरा विश्वास है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप कहीं का भी एग्ज़ाम देंगे, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो एंडोक्राइनोलॉजी से इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। और जितने भी हमारे बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं जो कि बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटी का हो, जीआईसी का हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल्स रहेगा। साथ ही हमारे जो बच्चे बीएससी और एमएससी के हैं, अगर उनके भी सिलेबस में अगर एंडोक्राइनोलॉजी कहीं पर भी है तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल्स रहेगा। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि एंडोक्राइनोलॉजी अगर कहीं पर भी किसी भी बायोलॉजी के सिलेबस में अगर मेंशन से वो कहीं भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, किसी भी ग्रुप का एग्ज़ाम्स होता है, तो उन सभी के लिए क्या होगा, ये बेनिफिशियल्स रहेगा। तो आज के सेशन में केवल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।